वीडियो में बताया है संक्षेपण प्रक्रिया, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो। पूरा का पूरा सुने और जो और मेरे किसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन जो घंटा रहता है ऊपर में ऑल लिखा हुआ रहता है उसको क्लिक कर लें। आज हम लोग क्लास में आप लोग की क्लास में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ संक्षेपण प्रक्रिया, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक में है और बहुत से बच्चों का ये पूछना था कि संक्षेपण बताइए, संक्षेपण के बारे में बताइए, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर का जो आता है इसको आपको किसी भी तरीके से हासिल कर लेना है। सबसे पहली बात, ये हासिल कैसे होगा संक्षेपण? जब हम इसके बारे में जानकारी रखेंगे। बिना जानकारी के हम संक्षेपण को पूरा नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसकी प्रक्रियाओं को हम ढंग से अगर नहीं समझेंगे तो हमसे नहीं बनेगा और 4 नंबर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और हम एक एक नंबर के लिए प्रयास करते हैं। अब ये 4 नंबर का एक जगह पे मिलेगा, जैसे पत्र मिलता है ना, कई नंबर का होता है? 5 नंबर का। निबंध कितना नंबर का? 8 नंबर का। तो ये सारे ये वो चीज है जो एक एक जगह पर 8, 5, 4 एकदम रखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर के लिए प्रयास करते हैं। एक एक नंबर जब हम लोग जोड़ते हैं तो 50 नंबर तक पहुंचते हैं। लेकिन ये 4 नंबर का है तो समझ लेते हैं ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है संक्षेपण प्रक्रिया, जितना आप मान लेते हैं। बहुत ज्यादा आप लोग समझते हैं कि संक्षेपण प्रक्रिया जो है वो अपने जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलता है। क्या करना है आपको? सबसे पहले जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि संक्षेपण करते समय निम्नलिखित विधियों का पालन किया जाता है। यदि आपने उस विधि का पालन कर लिया तो संक्षेपण में नंबर भी हासिल कर लिया। अगर गड़बड़ा गए तो नंबर भी आपका गड़बड़ा जाएगा। इतना जान लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या है, मैं चलता हूं सीधे संक्षेपण प्रक्रिया की तरफ। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पाठ को ध्यान से पढ़ें। जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि निम्न को 2 को देगा और 2 में से किसी एक को संक्षेपण करना है। तो जिसको आपको संक्षेपण करना है उसको आप ध्यान से पढ़ें या दोनों को पढ़ें, जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसको ज्यादा समझ में आएगा उसको कर दीजिएगा। तो जिसको करना है ना संक्षेपण, उसके मूल पाठ को जो वहां लिखा हुआ है उसको एकदम आपको ध्यान से पढ़ना है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, शुरुआत में ही गलती करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, बस क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखना शुरू कर देंगे, कहेंगे हम तो बना दिए। ऐसे नहीं होता। पहले पाठ को ध्यान से पढ़ें। ये पूरे पाठ को 1 या 2 बार पढ़ें और इसके मुख्य विचारों को समझें। 1 या 2 बार। अगर आपको 1 बार में समझ में आ गया है तो ठीक है, अन्यथा दूसरा बार पढ़िए। दूसरा या तीसरा बार में वो आपको समझ में आ जाता है। समझना उसमें क्या है कि आखिर उसमें जो लिखा गया है वो किस मामले में विचार है, आखिर वो समझाना क्या चाहता है, आखिर वो बोलना क्या चाहता है, आखिर वो संदेश हमें क्या देना चाहता है। तो ऐसे पढ़िए नहीं कि शुरू हुए जो उसमें लिखा हुआ है गंगा हमारी माता है, वो हिमालय से निकलती है और पटना होते हुए जाती है, हम लोग प्रतिदिन जाते हैं, बगल में रहते हैं, कुछ नहाते हैं। और अब समझे में ना आ रहा कि कुछ ही पढ़ रहे हो तो उसको समझना भी है। खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ते हुए समझना है। अगर 1 बार पढ़ते हुए नहीं समझ में आए तो दूसरा बार पढ़ेंगे और उसको समझेंगे या जानने का हम प्रयास करेंगे कि उसमें क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है। तो संदेश समझिए, उसके भाव को समझिए। तब पहले इतना हो गया, पहले हमने पढ़ लिया, उसको हमने समझ लिया, संदेश क्या देना चाहता है वो हम समझ गए। दूसरा है मुख्य बिंदुओं को पहचाने। मुख्य बिंदुओं को पहचाने अर्थात पाठ के आवश्यक और प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करें। समझे कि कौन कौन मेन पॉइंट है इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए 70 शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसमें मेन कौन सा शब्द जो है तो उसको आप चिन्हित करें। इसके अलावा जो गैर आवश्यक जानकारी है, विवरण है, उसको आप हटा दें। कुछ वहां पर कलम से टिस दीजिएगा। माइंड में सेट करना है कि इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये महत्वपूर्ण वाक्य है, उसको आपको माइंड में रखना है। और जो महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एक ही लाइन को 3 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, जबकि 1 बार में भी अर्थ कंप्लीट हो रहा था, तो 1 बार में कंप्लीट हो रहा है तो उस लाइन हमारा माइंड में रहेगा। जो 2 बार एक्स्ट्रा डाल दिया है उस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद तो पहले हमने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, लेखक क्या संदेश देना चाहता है उस पर हमने फोकस किया। दूसरा, जो उसका प्रमुख बिंदु है उस पर हमने फोकस किया। तीसरा, जो गैर आवश्यक जानकारी है उसको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। चौथा है, जब इतना आप पढ़ लीजिएगा तो शीर्षक का चयन करना है आपको, उसका हेडिंग जो लिखना है, शीर्षक जो टाइटल देते हैं ना, शीर्षक का चयन करना है। तो संक्षेपण शब्दों में पाठ के मुख्य विचारों को संक्षेप में उसमें लिखना होता है शीर्षक। मतलब ये है कि संक्षेपण जब आप पढ़िएगा, उस सारांश को और संक्षेपण करना, शीर्षक हम कैसे छाटेंगे, तो जब आप पूरा पढ़िएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका शीर्षक क्या देना है। शीर्षक वो देना है जो वो कहना चाह रहा है, समझे ना। मान लीजिए कि ये क्या बोलते हैं, बिहार के मामले में कुछ हो जाएगा, कुछ टॉपिक दे दिया है कि शराब जो है इस तरीके का, शराब के लत से जीवन बर्बाद हो जाता है, शराब के लत से ऐसे होता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ये होता है जी। मैंने शराब को उल्लेख करते हुए शराब का जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस पर वो लिख रहा है। ये तो हमको समझ में आ गया। वो बात तो 70 शब्दों में कहा, 100 शब्दों में कहा, और हमने जब पढ़ा तो ये समझा कि शराब का नकारात्मक प्रभाव या शराब का जीवन पर नकारात्मक प्रभाव या शराब से होने वाली हानियां। लेकिन इनमें जो हमारा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल शीर्षक होना चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे कि शराब से नुकसान या शराब का जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। तो जीवन शब्द तब जोड़ेंगे जब उसमें जीवन का बार बार उल्लेख कर रहा है, शराब का उल्लेख कर रहा है, जीवन का उल्लेख कर रहा है और उसके हानि के बारे में बता रहा है, तो बता देंगे नकारात्मक प्रभाव। तो ये समझ में आया आपको कि वो कहना क्या चाहता है, उसके विचारों को ही उसको हम शीर्षक बना देते। ठीक है, अब करना क्या है कि संक्षेपण शब्दों में पाठ के मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखना है, जो मेन पॉइंट है ना उसको लिखना है। वाक्य को छोटा लिखना है और एकदम सिंपल भाव में लिखना है, सरल शब्दों में लिखना है। यहां तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी देखिए, अभी आपको जब संक्षेपण लिखना शुरू करना है उसके बाद संक्षेपण लिखने के लिए शुरू कर देना है। अभी देख लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा तभी आपको संक्षेपण समझ में आएगा। ये मत सोच लीजिए कि हो गया, पढ़ लिए, एक बार दो बार पढ़ लिए, क्या कहना चाहता है समझ गए, उसके बाद हम एक शीर्षक भी चुन लिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी हमने बोला आपको कि सरल शब्दों में लिखिएगा, छोटा बना करके लिखिएगा, क्योंकि संक्षेपण का अर्थ ही होता है संक्षेप करना। जो वो कह रहा है 200 शब्दों में वो आपको कह देना है तकरीबन क्या बोलते हैं 50 से 60 शब्दों में आपको कह देना है, 60 शब्दों में कहना है, 65 शब्दों में कहना है। तो इतना भी नहीं होगा, अभी पूरा सुनिए। अपने शब्दों में पाठ के मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखिए। यहां पर देखिए सबसे बड़ी जो पॉइंट है, अपने शब्दों में लिखिए। कौन शब्दों में लिखिए? अपने शब्दों में लिखना है। जो हम लिखेंगे तो इसको अपने शब्दों में ही लिखेंगे हम, समझे ना, अपने शब्दों में लिखना है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके क्या करता है, पेस्ट कर देता है, समझे। तो उसका कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। आप जब पढ़ लिए, भाव समझ में आ गया तो कहना क्या चाहता है अब आप कहिए उसी चीजों को कम शब्द में, बस ये है। तो अपने शब्दों में ही लिखना है आपको। उसके बाद वाक्यों को छोटा और सरल रखें। अभी नहीं कि लिखे लगे तो पकड़ के ऐसा लिख रहे हैं जैसे मानो कि आईएएस की तैयारी करके आए हो और मेल से लिख रहे हो। ऐसा नहीं है भैया, इंपैक्ट डालना है कम शब्दों में आपको। जो वो 200 शब्द में कह रहा है वो आपको 65 शब्द में कहना है, समझे ना। इंपैक्ट अपना शब्द होना है वहां पर, अपने शब्दों में लिखना है। और लिखने के दरमियान में एक चीज और आपको मैं बता दूं कि व्याकरण और शैली पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि गाय दूध देता है और बैल घास चाहती है, ऐसा कुछ नहीं करना। व्याकरण पर ध्यान देना है, फोकस करना है व्याकरण पर। व्याकरण और लिखने की शैली को सही रखना है। तो संक्षेपण में सही व्याकरण और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। पता चल रहा है हिंदी लिखते लिखते इंग्लिश के वर्ड लिख दीजिए कि काऊ घास चरंती, काऊ इंग्लिश, घास हिंदी, चरंती संस्कृत।
भाई स्पष्ट भाषा है, एकदम सरल शब्दों का स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है, व्याकरण पे ध्यान रखना है। अनावश्यक अलंकरण से बचे, यही पर गलत करता है। और का इतना प्रयोग कर देगा, तथा 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 इतना प्रयोग कर देगा कि कहने नहीं है। ये सब जो अनावश्यक चीज होता है ना, इससे आपको बचना है, इस तरीके की चीजों से। शब्द सीमा का पालन करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। यही अगर बच्चा को समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया, तो समझे कि संक्षेपण हो गया। शब्द सीमा, आमतौर पर ये मूल पाठ में जितने शब्द होते हैं उसका 1/3 शब्दों में लिखना होता है। सपोज दैट मूल पाठ जो आपको संक्षेपण करना है वो 75 शब्द है, तो इसका 1/3 कितना होगा? 3 से भागा दे देगा इसको, कितना होगा? 25 शब्द। यानी कि जितना वो बात 75 शब्द कह करके हम लोग को समझाना चाह रहा था, उतना हमको 25 में कह देना है संक्षेप में। वो 75 में कहा, हम 25 में कहेंगे, यही प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए कि वो 150 शब्द में लिखा है, तो इसका 1/3 कितना होगा? 50। तो जरूरी भी नहीं है बच्चा लोग कि 25 आ गया तो 25 में लिखाएगा, हो सकता है 22 में भी कंप्लीट हो जाए। अब 3 शब्द के लिए आप कुछ करिएगा नहीं, कैसे बनेगा नहीं ये वाक्य। 26 में भी लिखा सकता है, 28 में भी, लेकिन कम से कम एक जो निर्धारित है वो कितना है? तो 25 है तो 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 25 है तो 36 कर देना, 40 कर देना। 25 है तो 10 शब्द में निकल गए, देख करके पता चला एक लाइन में कंप्लीट कर दिए, ऐसा भी नहीं है। मतलब तो ना तो ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो ये है 1/3 भाग में लिखना है आपको, यहां पर आपको काम करना है। मैंने देखा है बच्चा लोग जब संक्षेपण करता है तो पता चलता है कि संक्षेपण में था 100 शब्द, संक्षेपण प्रक्रिया मूल पाठ, और संक्षेपण कर रहा है लेकिन 200 शब्दों में। बताओ, वो संक्षेपण नहीं कर रहा, वो पूरे के पूरे जो है विस्तार कर दे, गलत है ना? तो संक्षेपण करना है 1/3 हिस्सा में। अब हम फिर आपको बता देते हैं कि पाठ को ध्यान से पढ़ना है, 1 बार 2 बार उसको पढ़ना है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, और पढ़ करके ये जानने का प्रयास करना है कि वो संदेश क्या देना चाहता है। माइंड में चल गया कि संदेश ये है। उसके बाद आप उसी टाइम शीर्षक का भी चयन कर सकते हैं कि हाँ ये मुख्य बिंदु है, तो भाई ये हो जाएगा। उसके बाद जो मुख्य बिंदु है उसको चयन करना, बिना मतलब का चीज है उसको हटा देना है, और फिर मुख्य बिंदुओं को हम पढ़ेंगे, तो उससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। इसके बाद जो है जब आप शीर्षक का चयन कर लेते हैं तो ऊपरे में हेडिंग में आप शीर्षक लिख के शीर्षक दे देते हैं, और फिर संक्षेपण लिखना शुरू करते हैं। और लिखने वक्त यही ध्यान देना कि अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद सही व्याकरण का प्रयोग करना है। इसके बाद शब्द सीमा का पालन करना है, जो 1/3 है। जब लिख लेंगे हम तब उसका पुनरीक्षण करेंगे, फिर से हम जांच करेंगे। परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र यही है कि जब हम लिख लेते हैं, समय बचता है, तो उसको पुनः जांच करना चाहिए। जांच करने से आपको पता चलेगा कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या कहाँ गलत लिखा है, या कहाँ पर एक लाइन छूट गया है, वो भी आपको वहां पर ऐड कर दीजिएगा। तो इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना ही नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है संक्षेपण की प्रक्रिया करने में। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये है कि अपने शब्दों में लिखें। इतना जो मैंने समझाया ना, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है? अपने शब्दों में लिखें। पाठ के वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं लिखें। जैसे पहले देल है प्रश्न क्षेत्र में, वैसे ही आप कॉपी कर दिए तो गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा, इतना जान लीजिए आप। तो अपने शब्दों में लिखें, संक्षेपण में नई जानकारी ना जोड़ें। वहां पर आपको ना पर्यावरण से रिलेटेड अगर दिया हुआ है तो पर्यावरण का विशेषज्ञ मत बनिए, अपने तरफ से कोई नया जानकारी मत दीजिए। जो जानकारी वो दिया है उसी जानकारी को आपको संक्षेप करना है अपने भाव में। इनकी नई जानकारी जोड़ रहे हैं, तो बहुत जानते हैं इसके बारे में, दुर्घटना क्या होता है, वही हाल फिलहाल में 4-5 को हॉस्पिटल में पहुंचाया, जोड़ ले जाके चेक करे वाले कहेगा अच्छा बेटा, तो हम चेक करे वाले हैं, तो अच्छे से जांच करते हैं। तो यहाँ पर विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। संक्षेपण में नई जानकारी नहीं जोड़ना है, केवल दिए गए पाठ की जानकारी का प्रयोग करना है जितना वो लिखा है। संक्षेप और स्पष्टता सबसे ध्यान रखने वाली 3 पॉइंट। पहला, अपने शब्दों में लिखें। दूसरा, संक्षेपण में नई जानकारी नहीं जोड़ना है। और तीसरा, संक्षेपण को स्पष्ट रखना है। समझे? पाठ का सार स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। सार मतलब समझ लो ना,
पत्नी के भाई सार नहीं बोल रहे हैं, क्या होता है कि पत्नी के भाई को सार कहा जाता है, तो वो सार नहीं कि पाठ का सार, वो पाठ का कोई सार है यहाँ बात, हम पत्नी के भाई की बात नहीं कर रहे हैं। इस सार का मतलब हो गया कि किसी भी कविता का, कहानी का, निबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा, समझे ना। तो ये जो हम सारांश जब वहां पे पढ़ेंगे संक्षेपण करने के लिए, तो उसको हम लोग एकदम स्पष्ट रखेंगे उस हिस्से को, और संक्षिप्त रखेंगे, क्योंकि संक्षेपण कर रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें, क्योंकि शब्द सीमा ही मायने रखता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। मूल पाठ, मान लीजिए हम परीक्षा दे रहे हैं और प्रश्न में लिखा हुआ लिख दिया कि संक्षेपण करें। लिखा हुआ है, जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण को भी बनाए रखता है। आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। हमें जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे पानी का सही उपयोग, वर्षा जल संचयन और प्रदूषण को रोकना। यह हमारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये एक हो गया, क्या चीज हो गया, ये एक प्रकार से आपका क्या बोलते हैं, परीक्षा में पूछे जाने का जो तौर तरीका है उस पर हम आपको काम कर रहे हैं। तो कैसे हम इसको छोटा करेंगे? इसको अगर हमको छोटा करना है तो कैसे छोटा करेंगे? क्या लिखा हुआ है कि जल हमारे लिए क्या है? जल हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद यह न केवल हमारा प्यास बुझाता है, बल्कि अब इसको अगर आपको कहेगा तो कैसे आप लोग बनाइएगा? इसको जब आपको कहेगा तो कैसे बनाइएगा? इसको लिखेंगे कैसे? नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे इसको हम, समझे? दोबारा हम इसको दोबारा जो है इसको पढ़ेंगे। यहां पर कह रहा है कि जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाती है, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण को भी बनाए रखता है। आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। हमें जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए। हमें जल संरक्षण के उपाय बनानी चाहिए, जैसे पानी का सही उपयोग, वर्षा जल का संचयन, प्रदूषण को रोकना। यह हमारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें आप क्या समझ में आया आपको कि इसमें जो चर्चा हुआ है वो जल बचावे पर चर्चा हुआ है। ये पहले का लाइन में जल के महत्व को बता के अगला बता दिया कि बचाइए इसको, तो अब इसका मतलब हेडिंग भी हमको देना है उसी का। हेडिंग हमारा क्या चलेगा? हेडिंग हमारा रहेगा जल संरक्षण की आवश्यकता। जल संरक्षण की आवश्यकता, ये हेडिंग होगा, क्योंकि इसी पर फोकस हुआ है। इसी के बारे में 2 लाइन पहले लिखा है और तीसरा में कहिए दिया कि जल संरक्षण के उपाय हमें अपनानी चाहिए। अब इसको शीर्षक तो दे दिया, अब जितना शब्द है वो गिन लीजिए, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण को भी बनाए रखता है। तो यहाँ कह देंगे डायरेक्ट कि जल हमारे जीवन का आधार है। अब जब आधार हमने लिख दिया तो देखिए, जीवन के लिए अनिवार्य, यहां कह रहा है प्यास बुझाता है, कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को भी इंपॉर्टेंट है। तो सब तो जीवने है हम लोग के लिए। तो जैसे ही हमने लिख दिया कि जल हमारा जीवन का आधार है, तो ये सब एक लाइन ये और ये यहां तक कंप्लीट हो गया। एक लाइन में हमने ये जो 2 लाइन में लिखा हमने 1 लाइन में लिख दिया। इसके बाद कह रहा है आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। तो हमको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस लाइन का उल्लेख नहीं करना है। जल हमारा जीवन का आधार है, अतः इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। और हम जैसे संरक्षण करने की आवश्यकता है और संरक्षण इस तरीके से कर सकते हैं, वर्षा जल संचयन, प्रदूषण को रोकना, इस तरीके से लिख देंगे कम शब्दों में, ज्यादा शब्द में नहीं बोलना है। जल हमारे जीवन का आधार है, अतः हमें जल संचयन के माध्यम से पानी का सही उपयोग करके हमें इसे बचाने की आवश्यकता है। हो गया।
हमने यहां पर ये रिमूव कर दिया, समझे ना, ये रिमूव कर दिया हमने, इसको हमने एक लाइन में लिख दिया, तो अपना भाव में हमने लिखा है ना। और इसके बाद जो है हमने कंप्लीट कर दिया, यहां लिख दिया, एक हेडिंग भी डाल दिए। अगर आपको प्रभावशाली नंबर लेना है तो लिखने के बाद ऐसे कोना में, मान लीजिए एक लाइन यहां है और आपका 1/4 यहां है, आपने यहां हेडिंग ऊपर में डाल दिया और खत्म हो गया, मान लीजिए यहां आकर के, तो यहां पर इसके सामने लिखेंगे हम मूल शब्द। मूल शब्द, तो जो उसका मूल शब्द है, तो मान लीजिए मूल शब्द कितना हो गया 90। फिर लिखेंगे इसके नीचे संक्षेपण शब्द। संक्षेपण शब्द, तो इसका कितना हिस्सा होगा 30 होगा। तो हो सकता है कि बहुत आप समझदार हैं, 30 शब्द में कर दिए तो 30 लिखिए, और नहीं तो हो सकता है आप 26 में लिखे हैं तो 26 लिख दीजिए, अगर आप 34 में लिखे हैं तो 34 लिख दीजिए, लेकिन गलती से आपका 38 हो जा रहा है तो ये 34-35 से ज्यादा नहीं लिखिएगा। लेकिन ऐसे जांच करने वाला देख लेता है कि वो सही शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, पैटर्न ये हुआ, पैटर्न शब्द सीमा को उल्लंघन नहीं, मूल शब्द की संख्या इतना, संक्षेपण शब्द की संख्या इतना, तो समझिए कि आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें नंबर नहीं कटता है, इसमें राइटिंग का नंबर नहीं काटता है। थोड़ा सा भी राइटिंग अगर हल्का फुल्का गड़बड़ रहेगा तो नहीं काटेगा, क्योंकि इसमें देखता है कि आपके पास वो बुद्धि है कि नहीं। पहला बुद्धि आपने हेडिंग छाटा, शीर्षक, दूसरा बुद्धि कि आपने संक्षेप में लिख दिया, तीसरा बुद्धि कि आपने यहां दर्शा दिया। बस ये देखता है कि आपके पास इसकी ज्ञान है या नहीं। तो अगर इतना कंप्लीट है तो समझो कि आपकी संक्षेपण कंप्लीट है और 4 नंबर आपके हाथ में है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आया? चलिए, इस वीडियो पर भी जो बच्चे देख रहे हैं, खास करके क्लास 12 के लिए, उनके लिए यही है कि आप मेरे इस वीडियो में बताए गए सारे नियमों का पालन करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो मैंने इस वीडियो में बताया है संक्षेपण प्रक्रिया, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को आप पूरा का पूरा सुने, और जो अंतिम तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरे द्वारा बताया गया चीज आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट भी जरूर करें और इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। और मेरे किसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन जो घंटा रहता है ऊपर में ऑल लिखा हुआ रहता है उसको क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो।